करने वाले हैं सेकंड क्वेश्चन ट्री सेक्शन का CSES प्रॉब्लम सेट का। सो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। You are given a tree consisting of n nodes. A matching is a set of edges where each node is an endpoint of at most one edge. What is the maximum number of edges in a matching? So basically हमको edges choose करने हैं. That is like अगर 1-2 के बीच 1 और 2 कनेक्टेड एक दूसरे से, तो 1-2 के बीच में जो एज है हम वो चूज़ कर सकते हैं। हमको ऐसे बहुत सारे एजेस चूज़ करने हैं। पर ये क्या बोल रहा है कि अगर कोई नोड तुम्हारी किसी भी एज का कोई से भी साइड का पॉइंट है, तो वो नोड दूसरी एज का में भी किसी भी साइड नहीं आना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 1 और 2 की एज चूज़ कर ली, तो अगर मैं एक और एज चूज़ कर रहा हूँ तो उसमें 1 और 2 कोई 1 या 2 कोई सी भी साइड नहीं होना चाहिए। वो एज में 1 या 2 का इन्वॉल्वमेंट होना ही नहीं चाहिए। इसको एक बार हम डायग्राम से समझ लेते हैं कैसे हो रही चीज़ें। हमको यहाँ पे एग्जांपल में दे रखा है कि ये हमारा ट्री है 1 2 1 3 एंड ट्री में दिया हुआ है 3 एंड 4 एंड 5 आर चाइल्ड ऑफ 3। ये हमारा ट्री हो गया। अब अगर मैं ये चूज़ कर रहा हूँ तो इसके एंड पॉइंट्स क्या हैं 1 एंड 2। तो अब मैं ये वाली एज नहीं चूज़ कर सकता है, क्योंकि अगर मैं 1 और 3 के एज पॉइंट चूज़ करूँगा तो इसका एक पॉइंट 1 है जो ऑलरेडी 1 और 2 में काउंट हो गया है। तो मैं यहाँ पे 3 5 या फिर 3 4 चूज़ कर सकता हूँ, और इससे बेटर सॉल्यूशन नहीं है। इसका आंसर जो आ रहा है हमारे पास 2 आ रहा है, तो 1 2 3 4। ठीक है, तो इसको हम समझ लेते हैं हम कैसे करेंगे। अभी क्वेश्चन के पीछे हमारी थॉट प्रोसेस क्या रहेगी पहले वो समझने का ट्राई करते हैं। तो एग्जांपल टेस्ट केस ले लेते हैं। इसका आंसर आ रहा था 2, गिवन आंसर इज़ 2। कैसे आ रहा है, मैं 1 और 2 का एक एज चूज़ कर लूँगा ये वाला, और 3 और 4 का एक एज चूज़ कर लूँगा जो है ये वाला। तो तुम एक चीज़ ऑब्ज़र्व करो, क्या 1 मेरे आंसर में कहीं है? हाँ ये रहा। क्या 2 मेरे आंसर में कहीं है? हाँ ये रहा। क्या 3 मेरे आंसर में कहीं है? हाँ ये रहा। क्या 4 मेरे आंसर में कहीं है? हाँ ये रहा। क्या 5 मेरे आंसर में है? नहीं। तो बेसिकली हर नोड के लिए मेरे पास ऑप्शन है, या तो वो कोई मेरी एज कोई एज में होगा या तो नहीं होगा एज में। आई विल टेक इट और नॉट टेक इट, एंड इन एनी एज। तो 5 मैंने कहीं भी नहीं लिया इस केस में। ठीक है, तो अगर हम इसको बड़े टी से समझना चाहें कि अगर मैं मान लो 1 को नहीं ले रहा हूँ तो मेरा आंसर क्या होगा? उसके जो चिल्ड्रन पे जो मेरा आंसर आएगा वही मेरा आंसर होगा, क्योंकि मैं 1 तो ले ही नहीं रहा हूँ। और अगर मैं 1 ले रहा हूँ तो या तो मैं ये एज लूँगा या ये एज लूँगा या ये एज लूँगा। तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं। पहली बात तो DP हम यूज़ करने वाले हैं, और क्यों यूज़ करेंगे वो तुमको आगे समझ आ जाएगा। तो मेरी DP का स्ट्रक्चर क्या होगा? नोड कॉमा टेक। अब नोड तो सिंपली मेरी नोड कौन सी है वो डिनोट करेगा। अब टेक मेरे पास 2 वैल्यूज़ हो सकती है, 1 या फिर 0। अगर 0 है तो मतलब मैं उस नोड को कहीं भी नहीं लेने वाला हूँ, कोई सी भी एज में। नोड विल नॉट बी टेकन। उस नोड से एसोसिएटेड कोई भी एज नहीं लूँगा। और अगर 1 है तो सिंपली मैं उस नोड से कोई एक एज लूँगा। अगर मैं 1 मेरी है, अगर उसको मैं टेक इज़ 1, तो मतलब या तो मैं ये एज लूँगा या तो ये एज लूँगा या तो ये वाली एज लूँगा, तीनों में से कोई एक एज लूँगा। सिंपल है। ठीक है, तो हम पहले फोकस करते हैं DP ऑफ नोड कॉमा 0 पे, कि मुझे कोई नोड को एक्सक्लूड करके आंसर निकालना है। तो मैं कैसे निकालूँगा? मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे DP ऑफ 1,0 निकालना है, इसका मतलब क्या है? मैं 1 नोड को नहीं लेने वाला हूँ कोई सी भी एज में। तो मतलब मैं ये एज या ये एज या ये एज नहीं होगी मेरे आंसर में कहीं पे भी। तो सिंपली इसका आंसर क्या होगा? अगर मैं 1 को नहीं ले रहा हूँ, मेरे पास अब 3 सब प्रॉब्लम नहीं बन गई। मैं इस सब प्रॉब्लम का आंसर निकाल लूँगा, इस सब प्रॉब्लम का आंसर निकाल लूँगा, इस सब प्रॉब्लम का आंसर निकालूंगा, तीनों को सम कर दूँगा। सबको सम करके मेरे पास जो आंसर आएगा वही मेरा आंसर होगा। 1 को एक्सक्लूड करते हुए मेरे स्ट्रक्चर का आंसर होगा। तो इट्स वेरी सिंपल।
कि अगर मैं कोई नोड को नहीं ले रहा हूँ तो मैं सिंपली उस सेम फंक्शन में उसके चाइल्ड पे रन करके उसका आंसर जो भी होगा सबको सम करके रिटर्न कर दूंगा, वो मेरा आंसर होगा व्हेन डीपी ऑफ नोड एंड नॉट टेक हैज़ टू बी कैलकुलेटेड। ठीक है, तो अब हम बात को समझते हैं कि मतलब कैसे मैं कैलकुलेट करूँगा। तो अगर मैं 1 को नहीं ले रहा हूँ तो मेरे पास 3 सब प्रॉब्लम है। तब अब हो सकता है मैं 2 को भी ना लूँ या 2 को लूँ, 3 को लूँ या ना लूँ, तो मेरे को सारे केसेस कैलकुलेट करने ही पड़ेंगे। तो मैं क्या करूँगा, मैक्सिमम ऑफ मैं क्या करूँगा, हर नोड का कैलकुलेट करूँगा मैक्सिमम ऑफ, अगर मैं फंक्शन का नाम FEN है तो मैं चाइल्ड कॉमा 1 ऑफ चाइल्ड कॉमा 0। तो अगर मेरा टेक करने से मुझे यहाँ बेटर वैल्यू मिल रही है तो मैं वो वैल्यू ले लूँगा, अगर मुझे नॉट टेक करने से कोई बेटर वैल्यू मिल रही है तो मैं वो ले लूँगा। सिंपल है, या तो मैं 2 को लूँगा या तो नहीं लूँगा, सिंपली या तो मैं 3 को लूँगा या तो नहीं लूँगा, या 4 को लूँगा या नहीं लूँगा। तो इट्स वेरी बेसिक कि हो सकता है कि 2 को लेने से मुझे आंसर बेटर मिले, या हो सके मैं 2 को एक्सक्लूड करके जो नीचे सब ट्री उसका आंसर ले लूँ तो मुझे बेटर मिले। तो दोनों केसेस पॉसिबल हैं। तो मैं क्या करूँगा, दोनों केस कैलकुलेट करूँगा और जो बड़ा आएगा मैं उसको ले लूँगा अकाउंट में। तो इतना तो क्लियर हो गया कि हम डीपी ऑफ नोड कॉमा 0 कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब बात आती है डीपी ऑफ नोड कॉमा 1 पे। ये कैसे कैलकुलेट होगा, मतलब मैं इस नोड को मैं कोई सी भी नोड को अगर इंक्लूड कर रहा हूँ तो मैं आगे कैसे कैलकुलेशन करूँगा। अब देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे डीपी ऑफ 1,1 निकालना है, मतलब 1 नोड है और मैं इसको इंक्लूड करना चाहता हूँ अपने कोई एज में, गिवन सेट ऑफ जो मैं एज निकालूँगा उसमें मैं 1 को इंक्लूड करना चाहता हूँ और उसमें मेरा क्या बेस्ट आंसर होगा। तो यार अगर मान लो मैं 1 को इंक्लूड कर रहा हूँ तो मुझे 2 या 3 या 4 इनमें से किसी एक को तो इंक्लूड करना पड़ेगा, राइट। फॉर एग्जांपल हम यहाँ 1 और 2 को इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, मैंने 1 को इंक्लूड कर लिया और 2 को इंक्लूड कर लिया, तो मेरा आंसर क्या होगा, एक एच तो ही मेरी ये हो गई। ठीक है, अब ये तो मेरा 3 और 4 तो इंक्लूड नहीं हुए हैं, तो इनका आंसर मैं अलग से कैलकुलेट करूँगा और 2 के चाइल्ड का आंसर मैं अलग से कैलकुलेट करके आंसर में ऐड कर दूँगा। अगर मैं मान लो 1 और 3 को लेता हूँ तो मैं 1 और 3 वाली एज लूँगा, तो 2 पूरा वैसा और ये सम और एक ये हो जाएगा, बाकी 3 के जितने चाइल्ड है उन पे जो वैल्यू आएगी वो। अगर मैं 1 और 4 को लेता हूँ, ठीक है, मैंने ये वाला एज लिया, तो ये पूरे का सम, ये पूरे का आंसर और ये पूरे का आंसर मेरा फाइनल आंसर होगा। तो आप एक पैटर्न ऑब्जर्व करो कि जब मैं इस नोड को नहीं ले रहा था तो मेरा आंसर में क्या था, इन तीनों का सम था। ठीक है, ये 3 पार्ट का सम था। पर अगर मैं किसी एक नोड को ले रहा हूँ तो बाकी नोड तो वैसे के वैसे ही हैं। ये पार्ट तो मैं नॉट टेक में भी ले रहा था, बस अब फ़र्क क्या है कि बस मैं इसको इंक्लूड कर रहा हूँ और इसके आंसर को अलग से कैलकुलेट कर रहा हूँ। सिमिलरली अगर मैं 1, 3 को ले रहा हूँ तो 2 और 4 तो मेरा आंसर में था ही, बस मैं क्या कर रहा हूँ, इसको हटा के मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले को हटा दूंगा, 1 ऐड कर दूंगा क्योंकि मैं 1 और 3 को इंक्लूड कर रहा हूँ, और ये जो नीचे का आंसर है उसको ऐड कर दूंगा। तो इसको मैथमेटिकली समझते हैं क्या होता है कि मान लीजिए अगर मेरे पास डीपी ऑफ 1,0 अवेलेबल है। ठीक है, तो मेरा डीपी ऑफ 10 क्या होगा, इसको मैथ्स में लिख लेता हूँ एक बार, बेटर रहेगा। मान लीजिए मेरा ट्री कुछ ऐसा था। ठीक है, अब इसके नीचे जो भी है वो सब है वैसा का वैसा, इसको मैथ्स में लिखते हैं तो हमको ज़्यादा समझ आएगा। डीपी ऑफ 1,0 क्या होगा, इट विल बी डीपी ऑफ 2,0 एंड डीपी ऑफ 2,1, इन दोनों का मैक्स जो भी होगा, प्लस डीपी ऑफ 3,0 एंड डीपी ऑफ 3,1, इन दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो, एंड डीपी ऑफ 4,0 डीपी ऑफ 4,1, इनमें से जो मैक्स वैल्यू होगी वो। ठीक है, अगर मैं डीपी ऑफ 1,0 कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो मैं इन 3 के सम को कैलकुलेट करूँगा। ठीक है,
तो सिंपली अगर मैं इसको लिखना चाहूँ डी पी ऑफ नोड कॉमा ज़ीरो इज़ द सम ऑफ इट्स चिल्ड्रन, आई एम डिनोटिंग इट विथ सी आई, विथ, सो क्या होगा यहाँ पे डी पी ऑफ सी आई कॉमा वन एंड डी पी ऑफ सी आई कॉमा ज़ीरो। ये मेरा मैथमेटिकली है सम, ठीक है। अब मुझे डी पी ऑफ नोड कॉमा वन कैलकुलेट करना है। तो पैटर्न ऑब्ज़र्व करो यहाँ पे, या तो मैं इसको एक्सक्लूड कर लूँगा, मतलब मैं इन दोनों में एज बना दूँगा, इसको हटा दूँगा और फिर इसको ऐड कर दूँगा। समझे बात को? मेरे पास अभी ये और ये था, और मान लो ये मेरे पास कब था, जब मैं वन को एक्सक्लूड कर रहा था। पर मान लो मेरे को वन को इंक्लूड करना है, तो इनमें से मैंने मान लो अगर मैंने ये वाली एज चूज़ करी है तो मैं इसको माइनस कर दूँगा पहले। तो मेरे पास क्या होगा, ये आएगा और ये आएगा, मेरी वैल्यू के पास अब मैं ये स्टोर होगा। अब मैं इसमें क्या करूँगा, वन ऐड करूँगा इस एच का, प्लस मैं इस टू के चिल्ड्रन में जो भी आंसर आएगा वो ऐड करूँगा। तो एक बार लिखने की कोशिश करते हैं। मान लो डी पी ऑफ वन कॉमा वन कैलकुलेट करना है, ठीक है। मेरे पास डी पी ऑफ वन कॉमा ज़ीरो तो है, ठीक है। अब मैं इसमें से मान लो कोई सी एक चाइल्ड के माइनस करना चाहता हूँ, तो अगर मेरे को ये पार्ट मान लो माइनस करना है, तो इसकी वैल्यू क्या थी, ये वैल्यू हमने कैसे निकाली थी, मैक्स ऑफ डी पी टू कॉमा ज़ीरो एंड डी पी टू कॉमा वन से निकाली थी ना, ये वाली वैल्यू हमने। तो सिंपली डी पी ऑफ वन कॉमा ज़ीरो विल बी मैक्सिमम ऑफ, सो डी पी ऑफ वन कॉमा वन विल बी लाइक, मैं वन कॉमा ज़ीरो में से मैक्सिमम ऑफ डी पी ऑफ टू कॉमा वन या डी पी ऑफ टू कॉमा ज़ीरो, इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा उसको माइनस करूँगा। तो सिंपल क्या था, मेरे पास ये ट्री था, ये मेरा डी पी ऑफ वन कॉमा ज़ीरो मेरे पास ये एज ए सब प्रॉब्लम स्टोर थे। मैंने क्या किया, मैंने इसको माइनस कर दिया, तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा ये दोनों वैल्यूज़। अब मैं इसको इंक्लूड कर रहा हूँ, तो मैं एक एच मेरी ये हो रही है, तो मैं एक तो प्लस वन कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब मैं प्लस वन कर रहा हूँ, और उसके बाद अब जो टू के मेरे चिल्ड्रन होंगे उसका जो आंसर होगा मुझे वो ऐड करना है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, डी पी ऑफ टू कॉमा ज़ीरो ऐड कर दूँगा। अब डी पी ऑफ टू कॉमा ज़ीरो क्यों ऐड किया, क्योंकि मुझे डी पी ऑफ टू कॉमा ज़ीरो मैंने इसलिए ऐड किया क्योंकि मैं टू को अब इंक्लूड नहीं कर सकता हूँ आगे, मैंने इसको इधर ही इंक्लूड कर लिया है। तो अब मुझे टू पे एक्सक्लूड करते हुए आंसर बताना है। तो टू पे अगर मैं एक्सक्लूड करते हुए आंसर क्या होगा, इसके मान लो तीन चिल्ड्रन है, तो इन तीनों का सम होगा, बेस्ट सम जो भी आएगा। तो आई थिंक ऊपर से क्लियर है। एक और बार इसको हम मैथमेटिकली लिख लेंगे। मान लो P मेरा पेरेंट है, पेरेंट इज़ P एंड चिल्ड्रन आर CI, ठीक है। तो DP ऑफ P कॉमा वन इज़ इक्वल्स टू DP ऑफ P कॉमा ज़ीरो माइनस मैक्सिमम ऑफ DP ऑफ CI कॉमा वन एंड DP ऑफ CI कॉमा ज़ीरो प्लस वन प्लस DP ऑफ CI कॉमा ज़ीरो। तो अब मैं हर चिल्ड्रन के लिए ट्राई करूँगा, और मैं इसको सारे चिल्ड्रन के लिए ट्राई करूँगा, और उसमें मैं मैक्सिमम आंसर ले लूँगा। मैं इसको सारे चिल्ड्रन पे ट्राई करूँगा, CI विल बी 1 2 3, जितने भी मेरे चिल्ड्रन हैं उन पे सब पे ट्राई करूँगा। तो अगर मैं इसको यहाँ डायग्राम से देखना चाहूँ एक बार ट्री में कैसे, मैं एक बार 1 2 को ट्राई करूँगा, तो मैं क्या करूँगा, ये हटा दूँगा फिर ये ऐड कर दूँगा। अगर मैं 1 3 ले रहा हूँ तो मैं याली पूरा पहले सब्ट्रैक्ट कर दूँगा, फिर ये मेरा एक हो जाएगा और इसके नीचे वालों को मैं ऐड कर दूँगा, ये वैसे के वैसे रहेंगे। अगर मैं 1 और 4 को ले रहा हूँ तो मैं ये पार्ट ऐसे कैसे रहने दूँगा, इसको पहले माइनस कर दूँगा, फिर ये एक मैं ऐड कर दूँगा 1 इसका, और बाकी इसके चिल्ड्रंस को ऐड कर दूँगा। तो आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। एक बार इसके हम कोड को देख लेते हैं तो हमको बेटर समझ आ जाएगा कि ये कैसे हो रहा है। समझ लेते हैं। तो यहाँ नीचे तो हमने इनपुट वगैरह ले रखा है, तो आई डोंट थिंक आई नीड टू एक्सप्लेन दैट।
हम बस ये मेन फंक्शन पे ध्यान देंगे कैसे सॉल्व कर रहा है, ये हमको रिटर्न कर देगा फाइनल आंसर। तो ये क्या इनपुट ले रहा है, नोड पी और एडजेसेंसी मैट्रिक्स और टेक और नॉट टेक जो भी है। तो पी तो सिंपली जो लास्ट पेरेंट है वो है, मतलब ऑब्वियसली हम अगर ट्री में ट्रैवर्स करते हैं तो हम लास्ट पेरेंट पे वापस ना जाएं, जिस पेरेंट से हम आए हैं उस पे वापस ना जाएं, हम इसलिए उस पर कंटिन्यू कर देते हैं, उस लूप में उसको कंसिडर नहीं करते हैं। तो बाकी तो नोड और टेक जो है हमारा, वो हमारा डीपी का स्ट्रक्चर होगा। ये हमने ऊपर डीपी बना लिया, डीपी हम नीचे रीसाइज़ भी कर दे रहे हैं हमारी नीड के हिसाब से। अब हम फंक्शन समझते हैं। तो मान लीजिए अगर टेक है तो मतलब मैं क्या करूँगा, पहले तो मैं उसको नॉट टेक मान के सब ऐड कर लूँगा, समझे। तो मैक्सिमम ऑफ ऑल द चिल्ड्रन मैं ऐड कर लूँगा, फिर मैं एक एक चिल्ड्रन को हटा के देखूँगा। तो मैंने एक चिल्ड्रन को हटाया, ये माइनस किया, और उस चिल्ड्रन का नॉट टेक वैल्यू ऐड किया, ये रहा, ठीक है। तो वही हमने जो मैथमेटिकल फॉर्म भरा था वही लिखा हुआ है। और अगर मान लीजिए टेक 0 है, यानी एल्स लूप में जाएगा, एल्स पार्ट में जाएगा, तो वहाँ क्या होगा, सिंपली मैं उन चिल्ड्रन का जो बेस्ट आंसर होगा लेने पे या ना लेने पे जैसे भी आएगा वो ऐड कर लूँगा, और दोनों ही केस में मैं उसको डीपी में स्टोर कर दे रहा हूँ ताकि मुझे बार बार सेम सब प्रॉब्लम को सॉल्व ना करना पड़े। तो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि हम डीपी यहाँ यूज़ करेंगे, आपको बाद में समझ आएगा। तो डीपी का कंसेप्ट ही यही है कि मैं एक प्रॉब्लम को बार बार कैलकुलेट ना करूँ। तो यहाँ पे मैं एक बार अगर मैं स्टोर कर दे रहा हूँ तो मैं उसको ऊपर यहाँ पे जब मैं कॉल करूँगा तो मेरे को वैल्यू ऑलरेडी एक बार कैलकुलेट हो रखी, तो वापस मुझे कैलकुलेट नहीं करनी पड़ेगी। सो आई थिंक द एक्सप्लेनेशन इज़ क्लियर। If you have any doubts, you can write that in the comment section below, and you can give me suggestions if you want any specific question of CACS or anywhere else, and I will try to post a video of that also. Thank you. Have a nice day.